हेलो दोस्तों, मैं मनीषा ओझा अपनी ओझा एकेडमी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नई यूनिट के साथ आए हैं जो कि यूजीसी एनडीए नीट जेआरएफ में सम्मिलित 10वां यूनिट है, जिसका नाम है अन्य गतिविधियाँ। उसमें हम आज डॉक्टर तुलसी राम कृत मुर्दहिया भाग 1 आत्मकथा है उसको देखेंगे, जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ था। उसे देखने से पहले हम तुलसी राम के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके विचारों को पहचानेंगे। तत्पश्चात हम उसकी भूमिका देखेंगे और उसके बाद हम उनके आत्मकथा पर चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं तुलसी राम के जीवन के बारे में। डॉक्टर तुलसी राम, इनका पूरा नाम डॉक्टर तुलसी राम था। जन्म इनका 1 जुलाई 1949 को आजमगढ़ में हुआ था। मृत्यु स्थान 13 फरवरी 2015 को हुआ था। इनकी पत्नी का नाम प्रभा चौधरी और इनकी संतान जो थी आंगीरा इनकी पुत्री थी। इनका कर्मभूमि भारत है। मुख्य रचनाएं इनकी है मुर्दहिया और मणिका, दोनों एक ही है। इसका 2 भाग है। मुर्दहिया पहला भाग है और मणिकर्णिका इसका दूसरा भाग है। इनकी जो उच्च शिक्षा प्राप्त हुई थी बीएचयू से और जेएनयू से हुई थी। जेएनयू में कार्यरत भी रहे। बचपन से ही सामाजिक मान्यताओं और बंधनों से लड़ने वाले थे ये, और बचपन सामाजिक और आर्थिक अभाव में इनका गुजरा था। लेखक का कार्य क्या था? डॉक्टर तुलसी राम ने अपने लेखन में दलितों के तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को खुलकर लिखा है और सामाजिक बंधनों पर जमकर हमला बोला। उनकी लेखनी की एक और विशेषता जो उन्हें तमाम दलित लेखकों से अलग करती है, वह उनके अचेतन पर बुद्ध का गहरा प्रभाव है। अब देखिए यहाँ पर है तुलसी राम पर किसका प्रभाव था? तो महात्मा बुद्ध का था। उनके जीवन के हर एक पल, खासकर निर्णायक क्षणों में बुद्ध हमेशा सामने आते थे, जैसे मुर्दहिया और मणिकर्णिका में देखने को मिलेगा। गीत और कविताओं में डॉक्टर तुलसी राम के जीवन का अभिन्न अंग रहे, इसलिए उनके मुर्दहिया और मणिकर्णिका दोनों की ही लेखन शैली में इन दोनों के बहाव दिखे हैं। उनकी आत्मकथा के 2 खंड हैं। मुर्दहिया पहला है और मणिकर्णिका दूसरा है। अनूठी साहित्यिक कृति होने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलितों की जीवन स्थितियों तथा 60 और 70 के दशक में इस क्षेत्र में वाम आंदोलन की सरगर्मियों के जीवंतज खजाना है। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सामाजिक आत्म को प्रोफेसर तुलसी राम ने अपनी स्मृतियों का सहारा अपने आत्मा से जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ तक तो हुआ हमारा तुलसी राम के जीवन के बारे में। अब हम मुर्दहिया की भूमिका को देखेंगे। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। कहाँ की? तो आजमगढ़ की धर्मपुर। तो धर्मपुर आजमगढ़ ये भी पूछ सकता है कि मुर्दहिया में किस गांव का वर्णन है? तो धर्मपुर। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। तो सामरिक केंद्र कौन सा था? तो जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति किनका था? तो दलितों का था। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझटे
सैकड़ों गीधों के साथ कुत्ते और शियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उनकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। मुर्दहिया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। मुर्दहिया क्या थी? तो दलित बस्ती की जिंदगी थी। वास्तविकता यहाँ पर दिखाया गया है दलितों का। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। किस पत्रिका का इसमें उल्लेख दिखाया गया है? तद्भव का, क्योंकि मुर्दहिया तद्भव पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोद कर मुर्दहिया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई आदना जब भी पैदा होता, आदना मतलब तुच्छ छोटा, वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, तो प्रथम खंड में क्या वर्णन है और कहाँ समाप्त होता है ये दिखाया गया है कि जब लेखक अपने घर से भागते हैं ना, वहाँ पर प्रथम खंड समाप्त हो जाता है। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा लक्कड़ ध्वनि पर नित्य कला बिखेरती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते थे। अब यहाँ पर देखिएगा कि तुकबंदी बनाकर गाने वाला, तुकबंदी बनाकर कौन गाता है? तो जोगी बाबा गाते थे। और लक्कड़ ध्वनि पर नित्य कला बिखेरती नटनिया। और गिद्ध प्रेमी कौन था? तो पग्गल बाबा थे। और सिंघा बजाता कौन था? तो बंकिया डोम। ये ध्यान दीजिएगा और अपने नोट्स में इसको भी सम्मिलित कर लीजिएगा। जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं, सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी थी। कितने साल पहले की इन्होंने वर्णन किया है मुर्दहिया का? तो 50-60 साल के पहले का वर्णन किया है इन्होंने। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गीधों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही एक प्रकार की ऐसे पशु हैं जिसके शरीर पर नुकीली कांटे रहती हैं, जो कि ब्राह्मणों में जब उपनयन संस्कार होता है ना, तो उनके कांटों का प्रयोग किया जाता है उस समय। सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आँखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आँख धो लेने को कहती थी। अभी देखिएगा कि लेखक की दादी, बचपन में दुखित होने का मतलब होता था कि आँखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आँख धो लेने को कहती थी। किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी की छींटों से दुख की निथानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चलता है कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। तो कितने जिलों को जोड़ा है? तो आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस से जोड़ा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुर्दहिया को किसने नहीं जोड़ा है? तो आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, एक और भी दे सकता है, ऐसे में क्वेश्चन बन सकता है। उन पर टेम्पो भी चलने लगी। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका था, संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिचासों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है
अब पहले जैसे उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इसमें अछूते नहीं हैं। आने वाली मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड और सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद के बौद्ध दर्शन की है। किसकी है ये? तो यह यात्रा जो है ना, मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकुंड प्रकाशन के निर्देशन अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों की मुर्दहिया के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। यहाँ पे देखिए 7 खंड इसके हैं। पहले खंड में क्या है, तो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि है, और दूसरे में मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन का वर्णन किया गया है। तीसरे में अकाल में अंधविश्वास, अकाल में किस प्रकार का अंधविश्वास है ये दिखाया गया है यहाँ पर। और चौथे में मुर्दहिया की गिद्ध तथा लोक जीवन है। भूतनिया नागिन है 5वें में, और 6वें में दिखाया गया है कि चले बुद्ध की राह। 7वें में आजमगढ़ की फाका कशी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारी भूमिका भी खत्म हो जाती है। तो अगले दिन से हम मुर्दहिया का जो है ना आत्मकथा देखेंगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका सबको लाभ मिल सके। थैंक्स।